हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और आगे एक और वीडियो के साथ। और आज बात करेंगे उन 11 खिलाड़ियों की जिन्होंने इतिहास रच दिया ओवल के ग्राउंड में। 50 साल के बाद ओवल के ग्राउंड में इंडिया मैच जीतने में कामयाब हुई और सीरीज़ में 2-1 की लीड से अब भारत आगे है। और अगला मुकाबला 10 तारीख से मैनचेस्टर में खेला जाएगा और कहीं ना कहीं अब इंडिया ये सीरीज़ हार नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंग्लैंड अगला मैच जीत जाती है तो ड्रॉ होगी और ड्रॉ सीरीज़ भी किसी जीत से कम नहीं होगी। बट मैनचेस्टर का जो वेदर है वो मुझे लगता है कि पहले 2-2.5 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा रेन प्रेडिक्ट की जा रही है और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के खेमे में वो मायूसी छा गई होगी वो न्यूज़ सुन के मैनचेस्टर की। अगर 2 से 2.5 दिन अगर बारिश है और मैच नहीं होता, अगर ये सीरीज़ अगर वो मैच ड्रॉ होता है तो इंडिया ये सीरीज़ 2-1 से जीत जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड तक जो इंडियन टीम का सफ़र रहा है वो एक ऐतिहासिक सफ़र रहा है। और अब पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम की चर्चा है, इंडियन क्रिकेट की चर्चा है। इसी पे आज अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो भी कल के मैच के बाद इंडिया की जो हिस्टोरिक विन के बाद जो खबरें आई हैं, चर्चा में हैं, उन सब पे बात करेंगे अपने आज की वीडियो में। इसके अलावा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ और वर्ल्ड कप के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी खबरें हैं, आज सब पे सिलसिलेवार अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, मैंने लिखा है इंडिया कॉन्कर द ओवल आफ्टर 50 ईयर्स। जी हाँ, 50 साल के बाद ओवल के ग्राउंड में इंडियन टीम ने फतेह हासिल की है। और क्या फतेह हासिल की है, एक टीम 99 रन से पीछे और उसके बाद वहां से कम बैक करना और 157 रन से मैच जीतना। जितनी तारीफ की जाए इंडियन टीम की, विराट कोहली की और बाकी अदर्स प्लेयर की, एक एक प्लेयर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सभी ने मिलकर एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह खेल के दिखाया और इंग्लैंड को उन्हीं के घर में, उन्हीं की होम ग्राउंड में, उन्हीं की सॉइल पे 2-1 से लीड ले ली है इस सीरीज में। और अब इंग्लैंड का इस सीरीज में वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सबसे पहले बात करेंगे, आज मैं ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहता हूँ और मैंने अपना ट्विटर हैंडल जो है मैंने अपनी वीडियो के लिंक में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे ट्वीट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। एक पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है लीना अजीज मैम, बहुत अच्छी मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन होती है, ट्वीट्स हम शेयर करते हैं। आई थिंक वो यूके में ही रहती हैं। वो बड़ा फ्रस्ट्रेट है इंग्लैंड की इस हार से, तो जैसे ही उन्होंने कुछ ट्वीट किया तो मैंने उनके रीट्वीट किया और हमारी काफ़ी शेयर हुए ट्वीट्स। उनका कहना है कि इंग्लैंड की टीम की जो बैटिंग है वो फ्रेजाइल है। मैं उनसे कहीं ना कहीं डिफर करता हूं। एक टीम 199 पे ऑल आउट होती है, दूसरी टीम ऑलमोस्ट 100 रन की लीड देती है और फिर 157 रन पे की जीत हासिल करने के बाद आपको क्या लगता है, बॉलिंग फ्रेजाइल है या बैटिंग फ्रेजाइल है? मुझे लगता है यहाँ पे इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी वो मुझे बड़ी वीक लगी। जिस टीम के बैट्समैन, अब अगर आपकी टीम को 100 रन की लीड दिला सकते हैं, उसके बाद आप 368 रन का टारगेट सेट करके देते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं बॉलिंग में लैग की कमी नज़र आए हैं। और जितना श्रेय इंडियन बैट्समैन को जाता है, सबसे पहले रोहित शर्मा, केएल राहुल, जो पार्टनरशिप उनके बीच हुई, फिर पुजारा और रोहित शर्मा के बीच हुई, मतलब आउटस्टैंडिंग। पहले टॉप 3 की बात करें या टॉप 4 की बात करें, विराट कोहली के भी बल्ले से 44 रन आए, मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया और जो कमबैक करके दिखाया है। और ये शुरू कहां से हुआ, जब पहली इनिंग में जब भारतीय टीम ने 151 रन बनाए, उसमें एक 50 विराट कोहली की और एक हीरोइक्स शार्दुल ठाकुर की। और शार्दुल ठाकुर तो आज की डेट में ट्रेंडिंग और एक नाम ऐसा छा गए हैं पूरी क्रिकेट यूनिवर्स के अंदर कि जिसके मुंह पे देखो शार्दुल ठाकुर का नाम है। और शार्दुल ठाकुर का एक रिकॉर्ड आपको बताता चलूँ, जब वो टीम इंडिया की तरफ से खेले हैं, इंडिया आज तक कोई भी टेस्ट मैच हारी नहीं है। और जिस मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, चाहे वो गाबा हो, चाहे वो ओवल हो, चाहे वो लॉर्ड्स हो,
जितनी भी आप बात करें, आप देखिए लॉर्ड ठाकुर, आज ही उनका नया नाम अब दे दिया गया उनको, लॉर्ड ठाकुर, और जो उन्होंने हीरोइक्स खेली, उसके बाद आप ऐसे प्लेयर की तारीफ कैसे ना कर सकते हैं। वहां से जो मोमेंटम इंडियन टीम को मिला, ये वही मोमेंटम है जब शामी और बुमराह ने इंडियन टीम को दिया था, जब बैकफुट पे गया था 78 ऑल आउट के बाद, कहां 36 ऑल आउट के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया, और 32 साल के बाद गाबा का घमंड तोड़ा गया। और वही 78 ऑल आउट के बाद जब इंग्लैंड टीम को लगा कि अब इंडियन टीम उठ नहीं सकती, उसके बाद कम बैक करना, और ये कम बैक मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे वर्ल्ड में इंडियन टीम कर सकती है। और आज की डेट में इंडियन टीम को हराना या सीरीज जीतना नामुमकिन है। जो टीम अपने घर में अनबीटेबल हो और जो सेना कंट्रीज में जाके भी अनबीटेबल हो, इट मींस आपका जो लेवल है, आपकी जो क्लास है, आपकी जो टीम है, आपकी जो यूनिटी है, आपके जो प्लेयर है, आपके जो बॉलर है, वो यहां पे हैं, और बाकी टीमें आपको लेवल मैच नहीं करती है। और मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखे, मैंने विराट कोहली वाली वीडियो की थी, उस पर मैंने क्लियरली बोला है, विराट कोहली को सपोर्ट किया है। एक्चुअल एनालिस्ट जो होता है, या जो भी क्रिकेट के पंडित कह लीजिए, या जो भी अपनी अपनी राय रखते हैं क्रिकेट से जुड़ी, जिनको नॉलेज है गेम की, जिन बंदों ने, इंसान वही बड़ा कहलाया जाता है, या इंसान उसकी बातें सच्ची होती हैं जो अपनी बातों पे स्टिक करे। विराट कोहली पे सवाल उठाने वालों के मुंह पे जो चाटा लगा है आज, जो उन्होंने चाटा मारा है, उसकी गूंज पूरी क्रिकेट की दुनिया में गई होगी। आज वो लोग मुंह छुपाते नहीं दिख रहे, चाहे वो माइकल वॉन हो, चाहे वो नासिर हुसैन हो, चाहे वो और दीगर इंसान हो, सबके मुंह पे ताले लग गए और इंडिया की तारीफ करने के लिए कहीं ना कहीं सब मजबूर हो गए हैं। तो लीना जी से जब मेरी बात हो रही थी, तो वो यही बात हो रही थी, वो बेस्टो की बात कर रही थी, वो 5 या 6 नंबर की बैटिंग में ऑर्डर पे बात कर रही थी। ओली पॉप का ये होम ग्राउंड है, पहली इनिंग में ओली पॉप की इनिंग ना होती तो इंग्लैंड 99 रन की लीड ना ले पाती, तो यहाँ पे बैटिंग फेलियर नहीं था। बैटिंग फेलियर इंग्लैंड का नहीं कह सकते। जब आप एक टीम के ऊपर, बैटिंग फेलियर इंडिया का हुआ जो 199 पे ऑल आउट हुई, उसके बाद पिच ने इतना अच्छा बर्ताव किया, बैटिंग के लिए इतनी सुटेबल हो गई थी, बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही थी, और एंड में ये पिच एशियन स्टाइल की पिच बन गई थी। जी हाँ, एशियन स्टाइल की। अब आप कहेंगे एशियन स्टाइल की पिच कैसे बन गई थी? जिस पिच पे, फ्लैट पिच पे बॉल हरकत ना कर रहा हो, उस विकेट पे आखिरी दिन 10 विकेट निकालना किसी एशियन टीम का ही काम है। और एशियन टीम भी, हर एशियन टीम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। मैं आगे आऊंगा कि इंडिया ने क्या खास किया चौथी इनिंग के 5वें दिन पे। इससे पहले जब आप 99 रन की लीड लेके चले गए, तो इंग्लैंड का जो माइंडसेट था, इंग्लैंड के जो हौसले थे, वो इतने बुलंद थे कि उनको लगा था कि अब इंग्लैंड को कहीं ना कहीं अब इस इंडिया का इस मैच में आना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जो हीरोइक्स, जो तीसरे दिन जो दूसरे दिन का लास्ट सेशन और तीसरे दिन का पहला सेशन जो केएल राहुल और रोहित शर्मा ने निकाला है, वो आउटस्टैंडिंग था। क्योंकि किसी भी टेस्ट मैच के पहला सेशन या आखिरी सेशन के कुछ एक लास्ट घंटा जो होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने वहां से निकाला, और पुजारा ने जो काउंटर अटैक किया, 61 रन जो बनाए उन्होंने, वो आई थिंक जो उन्होंने कट खेले, सबसे अच्छी बात है जब पुजारा को ये कट आप खेलते हुए देखेंगे ना, तो आप सोच लीजिए पुजारा उस लेवल की, अपनी पुरानी लेवल के लय में नजर आते, उस फॉर्म में नजर आते, और वही कट उन्होंने वहां मारे। अपर कट, स्क्वायर कट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, लेग ड्राइव, और पता नहीं कितने शॉट्स, और क्या इनिंग उन्होंने खेली रोहित शर्मा के साथ। अनलकी रहे, न्यू बॉल अंदर आई और रॉबिन्सन ने 2 विकेट एक साथ निकाली। उसके बाद इंडिया ने जो कमबैक किया, जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो अपनी बैटिंग से उसके बाद आप एक एक प्लेयर का नाम मैं लेता चलूँ। रोहित शर्मा 100, सेना कंट्री में पहला 100, मतलब उनका कहना था कि 100 तो स्पेशल होता ही है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो फॉरेन सॉइल पे हो, बट जिस 100 से आपकी टीम को फायदा होता है, उस 100 की वैल्यू अलग होती है। और क्यों ना खुशी हो जब कहाँ उनको ड्रॉप कर दिया गया था, कहाँ उनका कमबैक हुआ, और फिर उनकी ओपनिंग में आप देखिए इंडिया की तरफ से, या वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं वो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। और क्या इनिंग रोहित शर्मा ने खेली, और क्या साथ उनका राहुल ने दिया।
उसके बाद पुजारा, कोहली, रविंद्र जडेजा ने अच्छा सेशन, आप कहेंगे कि यार रविंद्र जडेजा ने क्या किया। रविंद्र जडेजा ने तीसरे दिन का लास्ट जो टाइम था और जो पहला, जो मैं आपको बता चुका हूं कितना टफ होता है, वो निकाला कोहली के साथ। उसके बाद रहाणे अनलकी रहे। आई थिंक रहाणे को भी ना कहीं शार्दुल ठाकुर या पुजारा की तरह इंटेंट दिखाना होगा अपने आप को। आप आउट फिर भी 0 पे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अटैकिंग कर गेम खेल के देखिए, कहीं ना कहीं आपको 20-25 रन अगर मिल गए तो आपकी फॉर्म वापस आ जाएगी। बड़े प्लेयर को 1-2 अच्छे स्टार्टिंग टच की जरूरत होती है और वो फिर फॉर्म में आ जाता है, वही पुजारा ने भी करके दिखाया था। उसके बाद पंत, कोहली के साथ जब पंत खेल रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि वो हाँ आज दिखाना चाहते थे कि हाँ आज मेरी टीम की जरूरत है, मैं क्यों एक्स फैक्टर हूं उस टीम का, और उन्होंने वो दिखाया। उसके बाद शार्दुल ठाकुर, ओ हो लॉर्ड ठाकुर, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आज आप ट्रेंडिंग में हैं, ट्रेंडिंग में, और आप के क्या कहने ठाकुर साहब, आपने जो कमाल कर दिया। 250 आपके वो रन, और 5वें दिन का पहले अब जब रोरी बंस को आउट करना और सबसे बड़ी विकेट जो रूट को आउट करना, मतलब वर्ल्ड क्लास, आउट क्लास ठाकुर साहब, आपको जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके बाद बुमराह और उमेश के रन, आप देखिए ये जो छोटे छोटे 30-35 रन की जो पार्टनरशिप होती है ना, आखिरी में आके उनके मजा आता है, उनकी वैल्यू पता चलती है। सो कहीं ना कहीं मैं, जहां मेरी बात शुरू हुई थी लीना जी से, उनकी बात से मैं डिफर करता हूं। मुझे लगता है इंग्लैंड की बॉलिंग फ्रेजाइल हुई। अगर इतनी फ्लैट पिच थी तो इंडिया 10 विकेट कैसे निकाल पाएगा, बिकॉज वो पिच एशियन कंडीशन की हो गई थी। बॉलिंग भी अच्छी की हुई, मैं उस पर भी आऊंगा आगे। शार्दुल की मैं बात कर चुका हूं। शार्दुल एक ऐसे ऑलराउंडर बन सकते हैं, बॉलिंग से ज़्यादा वो बैटिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं, अगर उनको अच्छा मौका दिया जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए मैचेस में। ऐसा ना कि एक मैच में ड्रॉप, एक मैच में आपने खिलाया। मैं आपको लिख के दे सकता हूं 7वें-8वें नंबर पे शार्दुल ठाकुर, जो आपको नीचे से प्लेयर के साथ आपको रन्स की ज़रूरत होती है, वो शार्दुल ठाकुर आपको हमेशा देने के लिए तैयार हैं। बिकॉज उनका जो बैट का जो फ्लो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। आगे पैर निकाल के जो सीधा खेलते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में जो फील्डिंग होती है वो बिल्कुल क्लोज होती है और आपको सिर्फ 30 सर्कल को टपाना है और उसके बाद आपको रन ही रन मिलेंगे। शार्दुल ठाकुर फॉर मी इज़ अ वर्ल्ड क्लास, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी मैन ऑफ द मैच शेयर होना चाहिए था रोहित शर्मा के साथ, उनकी जो बैटिंग है। और जो इसके अलावा मैं बात करूंगा बुमराह ने जो स्पेल किया है 6 ओवर का, उसमें जो वो 2 विकेटें लिया ओली पॉप की, 6 मीटर की लाइंस पे टिप्पा और बॉल थोड़ी नीची रही और सीधा विकेटों के अंदर और क्लीन बॉल कर दिया। और उसके नेक्स्ट और जॉनी बेस्टो को जो उन्होंने इन स्विंग यॉर्कर 143-44 की स्पीड से इन स्विंग यॉर्कर मारी है, और जो फर्नीचर तोड़ दिया, फर्नीचर से मेरा विकेटों से है, मतलब वो 2 विकेटें, इंडिया की जीत, वहां से जो स्मेल इंडिया ने जो ली, जीत की खुशबू उनको आई, आई थिंक वो जितनी तारीफ पूरा क्रिकेट जगत उनकी कर रहा है। और शेन वॉर्न ने तो यहाँ तक वकार यूनिस और वसीम अकरम को याद किया, जब वो 90s में जब वो ऐसे ही पिचों पे रिवर्स स्विंग करके यॉर्कर से जब बैट्समैनों के एंकल्स को हर्ट करते थे, विकेटों को तोड़ देते थे, उन्होंने उस लीग में बुमराह को ला के खड़ा कर दिया है। और बुमराह का आपने देखा होगा, विराट कोहली ने भी कहा था कि जब बॉल रिवर्स स्विंग होना स्टार्ट हुआ तो बुमराह ने बोला मुझे बोल दो, और आपने स्टंप माइक पे भी सुना होगा कि जस्सी एक और डालेगा, कोहली ने उनसे पूछा, उसने कहा हाँ मैं डालूंगा। बड़ा प्लेयर वही होता है जब बड़े दिन पे आपको मैच जिता के दे, और बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास। इंडिया में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले वो बॉलर बन गए, और जो 2 विकेटें उन्होंने ली, जॉनी बेस्टो की जो विकेट थी वो हाईलाइट ऑफ द पूरे मैच की हाईलाइट थी वो विकेट। और जो मतलब आप ये देखिए, एक होती है यॉर्कर डालना, उन्होंने अपनी पेस को इनहेंस किया, छठे जो स्पेल था उनका वो, उसमें उन्होंने 140 प्लस बॉल डाली हैं। क्या एनर्जी से, क्या शोल्डर यूज किया, क्या कमर के साथ, और जैसे ही उनके हाथ से बॉल रिलीज हो रही थी कितनी खूबसूरत, और इन स्विंग आप ये देखिए, जब बॉल बनाई भी जाती है रिवर्स स्विंग के लिए, और ये काबिलियत सिर्फ 2 ही बॉलर में थी इंडियन टीम में, सबसे ज्यादा तो उमेश यादव और फिर बुमराह। और देखो 5 जो विकेटें थी बाद की, टोटल 7 में से 2 जडेजा ने ली, 5 विकेटें आप देखें इन दोनों बॉलरों ने शेयर की। और जो रिवर्स स्विंग से जो उन्होंने यॉर्कर मारी है, ओ हो गजब, कमाल कर दिया।
इसके अलावा जडेजा के हवाले से बात करना चाहूँगा। सब लोगों ने बड़ा बोला कि छठ 5वां दिन है, रफ बन गया है जडेजा को बहुत, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं विकेट से ज़्यादा बताऊंगा जडेजा ने क्या किया है, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। स्टार्टिंग में जडेजा को टिप्पा नहीं मिल रहा था, तेज तेज कर रहे थे, उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने अपनी पेस को गिराया और उन्होंने फिर वो टिप्पा ढूंढा। पहले सेशन में सिर्फ 57 रन बने 27 ओवर में। याद रखिए, अगर उस सेशन में 70-80 रन बन जाते तो इंडिया, और या सेकंड सेशन में आते ही जो विकेट ली, होता क्या है, जडेजा ने एक साइड से आपको बांध दिया रनों के लिए। प्रेशर किस पे आया, एटलीस्ट आपने अपनी हार को बचाया। जब आप रन नहीं देंगे और विकेट भी आपको मिलेंगी तो दूसरी टीम सिर्फ और सिर्फ मैच बचाने के लिए जाएगी, और किसी भी कंडीशन 5वें दिन मैच बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जडेजा ने विकेटें भी ली, रफ का यूज़ भी किया, और जो इकोनॉमिकल स्पेल उन्होंने डाला है और बहुत लंबी बॉलिंग की जिनकी ज़रूरत भी थी। आई थिंक जडेजा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग में जो उनसे उम्मीद थी वहाँ पर वो खड़े उतरे और आउटस्टैंडिंग स्पेल करके दिखाया। इसके बाद उमेश यादव ने इतने टाइम बाद कम बैक किया है, जी हाँ कम बैक ही बोलूँगा, वो टीम के साथ रहते हैं बट उनको मैच खेलने का मौका नहीं देता। पहले मैच में 3 इनिंग, दूसरे मैच में 3 इनिंग, पहले मैच में जो रूट की प्राइज विकेट, और तीसरे मैच में आखिरी के 3 बल्लेबाजों को जो डरा के उन्होंने आउट किया है। आई थिंक मुझे लगता है वो जो उनकी जो विकेट थी ओवरटर्न वाली, वो तो आई थिंक मुझे लगता है ओवरटर्न अगले मैच के लिए भी बाहर हो गए हैं, जो उनके एल्बो पे बॉल लग के बोल्ड हुए। नई बॉल, उमेश यादव का जो स्पेल है ना, उमेश यादव ने जो बॉल को रिवर्स स्विंग किया है, आई थिंक वो जो काबिलियत उनके हाथ से जो बॉल निकलती है विद स्पीड, रिवर्स स्विंग खेलना डेंजरस इसलिए हो जाता है जिस बॉलर के पास पेस होती है, पेस के साथ जब वो बॉल मूव करती है तो बैट्समैन को पता नहीं चलता कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी स्विंग हो रही है, और कहीं ना कहीं पैर बचाने मुश्किल हो जाते हैं। तो ये मेरे दो बॉलर थे, इनके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विराट द लीडर, सब लोगों ने विराट की कैप्टनसी, विराट की बैट्समैन पे, विराट के जितने भी क्या नाम है, जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए, सब पे विराट कोहली पे उंगलियां उठाई गई, इनको कैप्टनसी से हटा देना चाहिए, इनसे 100 नहीं हो रहे, इन्होंने गलत डिसीजन लिए, अश्विन को नहीं खिलाया। अश्विन को नहीं खिलाया, मैं मानता हूँ गलत डिसीजन था। अश्विन होते तो ये मैच का रिजल्ट और पहले भी आ सकता था, लेकिन जब आपकी प्लेइंग 11 उतर चुकी है उसके बाद उस चीज़ पे बहस करना आई थिंक वो गलत था। हाँ, अब हमारे पास मौका है अश्विन के बारे में बात करना, नेक्स्ट मैच में खेलेंगे या पीछे क्यों नहीं खेला। जब मैच चल रहा होता है उस बिटवीन आप ये बात नहीं कर सकते, आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। कल विराट कोहली के चेंजेस आपने देखे, बुमराह के छोटे स्पेल करके रखना, अपने प्लेयर बॉलर्स को थकाना नहीं, एक एक बॉलर का जो उन्होंने चेंजेस की, फील्डिंग, शॉट, मतलब आप अटैकिंग पूरे 70-80 ओवर जहाँ बैटिंग की इंग्लैंड ने अटैकिंग फील्डिंग रखी, कहीं ना कहीं उन्हें बिलीव था कि मेरे बॉलर्स मुझे 10 विकेट निकाल के देंगे। और जब ऐसा कैप्टन आपके जब बॉलरों के कंधे पे हाथ रख दे कि जाओ ये बॉल है, जैसी बॉल तुम्हें करनी है मैं तुम्हें अटैकिंग फील्ड देता हूँ, रनों से घबराओ मत, जब ऐसे कैप्टन, और कैप्टन नहीं मैं लीडर, जब आपके पीछे होता है, जब वो लीड करता है फ्रंट से, तब आपकी टीम के नतीजे जो होते हैं वो आपके हक में आते हैं। और आज मैं कोई यूट्यूबर नहीं, इंडिया पाकिस्तान कहीं से नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी तारीफ विराट कोहली की कर रहे हैं, और विराट कोहली किसी तारीफ के मोहताज हैं भी नहीं। मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं, किसी को लगे कि ये टीम जीत गई तो प्रेस कर रहा है, मैंने पहले ही विराट कोहली को प्रेस किया था। मैं विराट कोहली की कैप्टनसी को लेके कभी सवाल उठा ही नहीं सकता। और रही बात उनके रनों की, सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए बिना 100 आए भी सबसे ज़्यादा 4000 प्लस रन वो बना चुके हैं। सो कहीं ना कहीं फॉर्म में वो है, ठीक है। सैकड़ा ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बार सैकड़ा लगाएं, आपकी टीम में आपके रनों की अहमियत क्या है। पहली इनिंग में अगर विराट कोहली के 50 रन निकाल दे तो आपकी टीम कहाँ खड़ी थी। मैच की सिचुएशन को देखें मेरे भाइयों, ऐसे ही कुछ भी उठा के ट्वीट करना या किसी भी कोई भी कमेंट करना, वीडियो बनाना सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के लिए, लाइक्स के लिए, और मतलब कुछ भी अपनी ग्रोथ के लिए किसी भी बात को कहना, आई थिंक वो सच नहीं होगा। किसी भी बात को कहने के लिए लॉजिक होना चाहिए मेरे भाइयों, ऐसे ही हवा में बात ना उठाएं। और अगर आपको अच्छा यूट्यूबर बनना है या अच्छा स्पीकर बनना है या अच्छे मतलब जितने भी फॉरेन, जितने भी हमारे या इंडिया में या कहीं भी किसी कंट्री से जितने भी क्रिकेट पंडित हैं या एनालिस्ट बनना है, तो कम से कम अपनी बातों में लॉजिक रखें, क्रिकेट की थोड़ी नॉलेज रखें, क्रिकेट से जुड़ी बातें करें, हवा ना बनाएं। और अब एक बात और चल पड़ी है,
फिलहाल मैं इसी पे अभी एक टॉपिक और रह गया ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड का, बट मैं कहता चलूँ पहले कि इंडिया जो है अगर ये सीरीज़ जीत भी जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी न्यूजीलैंड को नहीं हराया है, क्या न्यूजीलैंड हमें हमारे घर में आके हरा देती है? मुझे सवाल का जवाब दे दे। क्या इंग्लैंड ने इंडिया को हराया इंडिया के अंदर? या ऑस्ट्रेलिया हरा पाई हमें? या साउथ अफ्रीका हरा पाई? देखिए, अपने घर की कंडीशंस जो होती है ना वो अलग होती हैं। और आप बार बार एक मैच का हवाला देते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इंडिया तो हरा नहीं पाया, सीरीज़ जीत गए तो क्या हो गया। इंग्लैंड की कंडीशंस में जो फ़ायदा न्यूजीलैंड को मिला था ना 2 मैच खेल के सीरीज़ का, अगर इंडिया एक सीरीज़ खेल जाती तो मेरे भाइयों मैं आपको रिज़ल्ट बदलता हुआ दिखा देता। और अभी घबराने की बात नहीं है, इस बार न्यूजीलैंड को इंडिया आना है। हम देख लेंगे कितने बड़े विलियमसन बैट्समैन हैं और कितनी बड़ी न्यूजीलैंड की टीम है। और यही अगर परफॉर्मेंस रही तो मेरी बात याद रखिएगा, जब भी इंडिया का अगला दौर होगा न्यूजीलैंड का, भगवान ने सबको सही सलामत रखा, तो मेरी बात आज याद रख लीजिएगा, इस बार इंडिया न्यूजीलैंड को हरा के आएगी। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका का दौरा, हम साउथ अफ्रीका भी जीत के आएंगे। सेना कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ को हम गिनते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। 2 को हम हराएंगे, 2 की बारी है। और ये शब्द जो है ना, मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं कुछ सोच समझ के लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब ये देखिएगा मेरी बात को। चलते हैं जी। ये सफ़र शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया से और ये सफ़र ख़त्म होगा इंग्लैंड में। एटलीस्ट 2 बड़ी टीमों को हम उन्हीं के घर में हराने के लिए एक को हरा चुके, एक को हराने की कगार पे खड़े हैं। और ये टीम जो कमबैक करना जानती है, विराट कोहली के जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स वो अपने मुंह से कहते हैं, उस पर डिलीवर कर खड़ा होकर और डिलीवर करके दिखाते हैं। वही उन्होंने करके दिखाया। जब ये टीम नीचे लगेगी तब इस टीम को हराना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा एक इंडियन टीम से भी मेरी थोड़ी सी शिकायत ये है, जैसे हम 36 साल आउट हुए, उसके बाद हमने कम बैक किया न्यू प्लेयर्स के साथ, या हम इंग्लैंड जब इंडिया आई थी तो हम पहला मैच हारे, उसके बाद हमने कम बैक किया। ऐसा अपने आप को सिचुएशन में डालते ही क्यों हैं? या आपको वो किक की ज़रूरत होती है या किस बात की? मुझे लगता है जब आप खेल रहे होते हैं ना तो आप वर्ल्ड क्लास तो है ही, और आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, तो उसी हिसाब से खेलें। अपने आप को सिचुएशन में ना लाएं, लोगों को मौका ना दे क्रिटिसाइज़ करने का, लोगों को मौका ना दे बातें बनाने का। तो ये क्या होता है, जब आपके ऊपर बातें आती है तो हम जो जेन्युइन एनालिस्ट है, हमें अच्छा नहीं लगता बात करना उस बारे में, बिकॉज लोग फिर हमें उड़ाने लग जाते हैं, ये तो बाइस्ड हैं और ये तो पीआर चैनल चला रहे हैं, ये वो चला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धिकड़ा कर रहे हैं। यार मेरा तो अभी एक छोटा सा चैनल है, मेरी तो 175 सब्सक्राइबर की फैमिली हुई है। मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जैसे इंडियन टीम लंबा सफ़र तय करके आई है ना, मुझे भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तब जाके ये फैमिली जब ग्रो होगी तब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ इस चैनल पे हम सिर्फ बकवास नहीं, प्योर एनालिसिस करते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करके मैच की कंडीशंस को देखते हुए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस पर बात करते हैं। सो गाइज, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। दे कॉन्कर्ड द ओवल आफ्टर 50 years and now it's time to grab the series 3-1 Manchester, one more match and उसके बाद इंग्लैंड इंडिया में भी हारा और अब अपने घर पे भी हारेगा और उसके बाद सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। उसके बाद आईपीएल शुरू, देन वर्ल्ड कप, मज़ा ही मज़ा है। अब क्रिकेट बहुत होने वाली है। सो गाइज, ये था मेरा पहला टॉपिक जिस पे मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई। और अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है पाकिस्तान स्क्वाड फॉर वर्ल्ड कप। जी हाँ, पाकिस्तान टीम ने आने वाली न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसके और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है उसके हवाले से और वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम अनाउंस कर दी है। अभी इस पे चेंज हो सकते हैं 10 अक्टूबर तक, बट आपको मैं बता दूं जो बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। मेरे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स फैमिली मतलब यूट्यूबर हैं पाकिस्तान से, मैं नाम भी बता देता हूं, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं।
सवेरा पाशा है, उनका एक चैनल है, मैं वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। अली भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। और इसके अलावा वासे और इफ़ी भाई वो मेरे फेवरेट हैं, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे उनकी जब टीम अनाउंस हुई तो मुझे कहीं ना कहीं वो खुश नहीं लगे, और मैं उनसे एग्री भी करूंगा। और एग्री मैं इसलिए करूंगा, आप टीम में किन प्लेयरों को चुनते हैं, आप प्लेयरों को टीम में किस बेस पे लेके आते हैं? उनकी परफॉर्मेंस से, उनके जो उन्होंने पीछे किया उनसे। एक प्लेयर या दो प्लेयर, चार प्लेयर जब 1-2 साल 3 साल से टीम के अंदर है ही नहीं और बाहर भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और जब आप उनको स्क्वाड में डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो ऑडियंस है या हमारे जो खेल के प्रेमी है उनका दिल दुखता है। और ऐसा ही कहीं ना कहीं जो लैपटॉप सेलेक्टर हैं पाकिस्तान टीम के, वसीम खान, उन्होंने जो करके दिखाया है, उन्होंने कमाल कर दिया। वो लैपटॉप रख के जो सिलेक्शन करते हैं ना, वो कौन सी सोच के साथ करते हैं वो समझ नहीं आता। बट मैं पहले टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर देता हूँ। बैट्समैन में है बाबर आजम, कैप्टन आसिफ अली, खुशदिल शाह, शोएब मकसूद, और इसके अलावा ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है फ़खर जमान। ये बैट्समैन है। मतलब आप ये देखिए, खुशदिल शाह जैसे प्लेयर को टीम में लाके फ़खर जमान जो आपके मेन एक्चुअल ओपनर हैं, हार्ड हिटर बैट्समैन है, आपने उनको रिजर्व में रख दिया है। आई थिंक इससे बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता। इसके अलावा विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, ऑब्वियस वो होंगे टीम में, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और आज़म खान, आज़म खान को टीम में इंक्लूड करने का ये कहीं ना कहीं मुझे इफ़ी भाई के वर्ड मुझे याद आते हैं, ये पोके पर्ची पंटर जो हैं ये टीम में सेलेक्ट कैसे हो जाते हैं? मतलब इतने बड़े इवेंट के लिए आपने, खुदा ना खास्ता अगर रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ऐसी कीपरिंग बाबर आज़म खान आपको दे सकते हैं? या वो उस कैलिबर के बैट्समैन हैं? आप उनके T20 स्क्वाड करियर देखिए, T20 इंडस्ट्रियल में उनके 3 मैच हैं और 6 रन है, हाईएस्ट उनका 5 है। उसके बाद टोटल ओवरऑल उनका कैरियर देखिए, 50 मैच में 982 रन और 22 की एवरेज है। आप मुझे ये बता दीजिए, जिस कंडीशन में मैच होंगे, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी स्पिन होगी, स्लो होंगी पीछे, आपको लगता है कि ये जस्टिफाई करते हैं टीम के अंदर? आई डोंट थिंक सो। आप इतने बड़े कैप्टन को, जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है और आपको T20 में नंबर 1 पे रखा, सरफराज को आपने ऐसे चाय में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आप उनको ट्रैवलिंग कराते थे, आप उनको टूर पे ले जाते थे, मैच आप खिलाते नहीं थे। किस लिए भाई? जूते आप उठवा रहे, पानी आप पिलवा रहे हैं। आपके बड़े, आपके देश में जो आपके कैप्टन रह चुके, उनकी इज्जत ऐसे नहीं होती है। आपको अपने प्लेयरों को सम्मान देना होगा, अपने प्लेयरों को वो इज्जत देनी होगी, जब जाके जो नीचे के बच्चे हैं उनमें भी वो आप स्किल्स डेवलप कर पाएंगे, कि उनको भी पता चलेगा अपने सीनियर्स की। जब वो इज्जत करेंगे तो कहीं ना कहीं टीम में वो जो माहौल बनता है वो बहुत ज़रूरी होता है। बट अनफॉर्चुनेट। इसके अलावा ऑलराउंडर में शादाब खान वाइस कैप्टन है। अब ये बंदा किस परफॉर्मेंस में वाइस कैप्टन है मुझे नहीं पता। आप इनके पीछे के रिकॉर्ड उठा के देखिए, मुझे कहीं भी इनकी 10 इनिंग के अंदर एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये बाबर आजम के दोस्त हैं और वाइस कैप्टन है, इसीलिए ये इस टीम का हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं जो ऊपर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके ये चाहते हैं, इसीलिए टीम के अंदर है। इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद नवाज़ और मोहम्मद वसीम जूनियर। अब मोहम्मद हफीज़ के जो पिछले दौरे हैं मुझे वो उस टच में नज़र नहीं आ रहे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है यूएई में मैचेस हैं और इनको ऑफ स्पिनर जो इस ऑफ स्पिन डालते हैं उनके हिसाब से ज़्यादा टीम में लिया गया है, क्योंकि आपने इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में इनकी परफॉर्मेंस देखी होगी, इन्होंने बॉलिंग अच्छी की। बैटिंग से ज़्यादा मुझे लगता है ये बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं। बॉलर में हारिस राउफ, मोहम्मद हसन, शहनशाह अफरीदी, हसन अली, उस्मान कादिर ये भी रिजर्व में हैं, और शाहनवाज धानी ये भी रिजर्व में हैं। उस्मान कादिर एक जेन्युइन लेग स्पिनर है। आप जब तक अपने यंग गन्स को मौका नहीं देंगे तो आप उनको मैच्योर और आप उनको वो एक्सपोजर देंगे कब? आप छोटी टीम के साथ भी अपनी वही टीम खिलाते हैं, बड़ी टीमों के साथ भी खिलाते हैं। आप यंग बच्चों को मौका देंगे कब? आपने एक इतना अच्छा टैलेंट हैदर अली, आपने उसको बर्बाद कर दिया। और ये आसिफ अली, ओ भाई उसकी CPL की परफॉर्मेंस देख लेते, क्या खेला है वो। 10 इनिंग उठा के देखिए, 100 से ऊपर रन नहीं है उस बंदे के। और आपने कौन से ग्राउंड में उनकी वो देख ली
मुझे समझ नहीं आता भाई, मेरा पाकिस्तान क्रिकेट पे बोलना बनता नहीं है, बिकॉज मैं इतनी अंदर की खबरें जानता नहीं हूँ, क्या क्या चलता है वहाँ, क्या पॉलिटिक्स होती है। बट एक बात ज़रूर है सिलेक्शन को देख के कि कहीं ना कहीं अपने बंदों को ज़्यादा चांस दिया गया है निस्बत जो टीम में आई थिंक डिज़र्व करते थे। लास्ट वर्ल्ड कप होगा सरफराज का भी, आपका वहाब रियाज का भी, आपका मलिक का भी। क्या आपको नहीं लगता मलिक यूएई में ज़्यादा सूटेबल थे? फिटनेस लेवल भी आप उनका देख सकते हैं। सरफराज को स्पिन खेलने का ज़्यादा अच्छा वो है, तजुर्बा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपना मिडिल ऑर्डर की ही समस्या हमेशा पाकिस्तान को आती कि वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था? एटलीस्ट वो प्लेयर सरफराज आपके साथ ट्रैवलिंग तो कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, बट आपने कहीं ना कहीं किस ईगो में आके, किस अपने बच्चों को खिलाने के चक्कर में, पर्चियाँ चलाने के चक्कर में आपने कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। या मुझे लगता है अभी भी कुछ चेंजेस होने की गुंजाइश है, वो तो आने वाली ये 2 सीरीज़ बताएंगी। अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है 10 अक्टूबर से पहले वो अपने स्क्वाड को चेंज कर सकते हैं। वहाब या रियाज भी इसमें नहीं है। आमिर के हवाले से खबर है कि आमिर इस मैनेजमेंट से, इस कोचिंग स्टाफ से खुश नहीं थे, और जैसे ही कल टीम अनाउंस हुई उसके 1-1.5 घंटे बाद एक और अनाउंसमेंट आई कि वकार यूनिस और मिसबाह उल हक ने रिज़ाइन कर दिया अपनी कोचिंग से। ये भी एक बहुत बड़ा धक्का है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये रमीज़ राजा के आने से कहीं ना कहीं ये रिज़ाइन देने का जो सिलसिला हुआ वो हुआ, बिकॉज मुझे लगता है वो उनसे खुश नहीं है, और उन्हें बता दिया गया था कि आपकी वर्ल्ड कप वैसे भी लास्ट सीरीज़, तो उन्होंने सोचा पहले ही अगर हमें हटाएं उससे पहले हम ही खुद रिज़ाइन कर देते हैं, कल को हमारे ऊपर बात ना आए। या ये जो टीम सेलेक्ट हुई है वो कोच को बिठा के नहीं हुई है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कहीं ना कहीं बातें अंदर ही उबाल ले रही हैं, जिस वजह से ये सब हुआ है। और आमिर का कहना है कि मैं रेडी हूँ कम बैक करने के लिए, अपनी रिटायरमेंट से वापस आने के लिए, बिकॉज अब वो आ सकते हैं, क्योंकि जिनके साथ उनकी प्रॉब्लम थी वो दोनों जो स्टाफ मेंबर थे कोचिंग के वो चले गए हैं, और कहीं ना कहीं ये खबरें अब उठ रही हैं कि आमिर शायद रिटर्न कर सकते हैं। तो ये थी पाकिस्तान के हवाले से खबर। इसके आगे जो भी डेवलप होंगी मैं एक ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। इसके अलावा एक मैच हुआ था बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, ग्रेट कमबैक बाय टीम न्यूजीलैंड। 128 पे 5 20 ओवर में न्यूजीलैंड ने बनाए, और उसके जवाब में बांग्लादेश 76 रन पे ऑल आउट हो गई। 1900 मैच ऑफ द प्लेयर रहे एजाज पटेल जी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। 4 ओवर 16 रन और 4 विकेट, क्या बॉलिंग उन्होंने की है। उसके अलावा कॉल मैकॉन्ची या मैकॉन के कुछ भी कह सकते हैं, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। 2 मैचों में जो न्यूजीलैंड ने गलती करी उससे बहुत जल्दी सीखा, और अभी भी ये सीरीज़ अलाइव है। चौथा मैच कल होना है। आप इन कंडीशंस में विदाउट स्पिनर्स, 2 स्पिनर्स या 3 स्पिनर्स के खेल ही नहीं सकते। आप ये याद रखिए, ये जो माहौल है, अब जो ये पिचेस हैं, अब ये जितनी क्रिकेट हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्पिनर पे चलेगी, और लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा डेंजरस होता ही है, क्योंकि वो जो एंगल बनता है बैट्समैनों के लिए वो बड़ा खतरनाक होता है। सो बड़ा कमबैक बाय न्यूजीलैंड टीम, सीरीज स्टिल अलाइव। अब चौथा मैच होना है, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या बांग्लादेश सीरीज जीतने में कामयाब होगा या न्यूजीलैंड ये सीरीज़ बराबर कर देगा। बड़ा रोमांचिक जेठालाल की बात है, रोमांचिक मैच होने वाला है, और मज़ा आएगा मैच देखने में। इसके अलावा लास्ट मैंने इस बार कुछ नया सेगमेंट ज्वाइन किया अपनी इस वीडियो में, ट्वीट्स एंड कमेंट्स। ये सेगमेंट मैंने इसलिए जोड़ा है कि पिछले 5 दिनों में जो बातें अदला बदली, ट्वीट, कमेंट्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये वो इतना हुआ है ना कि आप पूछे मत। और सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे एक इंसान पे आती है, वो है माइकल वॉन। भाई मुझे समझ नहीं आता वो किस पाए के इंसान हैं, क्या वो चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मेरी समझ से बाहर है। पहला प्रेडिक्ट उन्होंने किया कि आई थिंक दैट इंग्लैंड विल विन द 4 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया एंड विल बी 2-1 गोइंग इनटू द मैनचेस्टर। जी हाँ, मैच शुरू, क्योंकि जब वो 99 की लीड मिली तो किसी भी इंसान को उम्मीद नहीं थी कि ये टीम कम बैक कर सकती है। हमें उम्मीद थी और हमारा दावा था कि ये टीम कम बैक करेगी, बिकॉज इसने पहले करके दिखाया है। चलो जी, एक ट्वीट हुआ। उसके बाद जब कल बुमराह ने वो स्पेल किया तो उनका ट्वीट आता है, दिस रियली इनक्रेडिबल बॉलिंग बाय जसप्रीत बुमराह, टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग एट हिज बैट, इंडिया गो अप टू 1। सडन जब उनको लगा
कि इंडिया अब इस मैच को हार नहीं सकती, तो उनका ट्वीट चेंज हो गया। भाई आप अपने ट्वीटों को चेंज ना करें, जो आप बात कहते हो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आपकी कही हुई बातें एनालिस्ट जो करते हैं मैं गलत हो सकती है, लेकिन आप तो हर बॉल के बाद अपने ट्वीट चेंज कर देते हैं, आपकी सोच चेंज हो जाती है। उसके बाद कहानी, समटाइम यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अ टीम इज बेटर देन यू व्हेन द प्रेशर इज ऑन, इंडिया आर बेटर देन इट रियली मैटर्स। अब इनका ये ट्वीट है, मुझे समझ नहीं आता अब ये कहना क्या चाहते हैं। आप एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको आगे भी मुंह दिखाना है। जो आपने बकवास करके छोड़ दी थी, जो मार्केट में आप बकवास करके छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद आपको पता अगला मैच भी होना है, कहीं इंग्लैंड ये सीरीज़ ना हार जाए। आपने तो प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड तो 3-1 से जीतेगी, यहाँ तो पासा पलट गया। अब आपको अपने देश में आगे रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए आपको तारीफ़ भी करनी पड़ेगी और फिर आपको बुराई भी करनी पड़ेगी। आप तो कह देंगे हमने तो देखो जी मैच से पहले तारीफ़ कर दी थी, अब टीम गंदा खेली, अब हम क्या कर सकते हैं। शेन वॉर्न ने कहा है, टेक अ बोथ जसप्रीत बुमराह डेथ स्पेल और 6 ओवर 3 मेड इन 6 रन 2 विकेट वाज आउटस्टैंडिंग एंड द स्पेल ऑफ द समर सो फार, अ क्लास अबव एनी अदर फास्ट बॉलर इन टेस्ट मैच, अ फ्लैट विकेट आउटस्टैंडिंग। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये जो पिच थी ये एशियन कंडीशन की बन गई थी और हमारे बॉलरों को आदत है ऐसी स्लो पिच पे कैसे विकेटें निकाली जाती है। और उसके 2 ही एग्जाम्पल हैं, इन स्विंग यॉर्कर और उमेश की इन स्विंग जो रिवर्स स्विंग थी, उसने आप देख लीजिए सारा मैच का नक्शा पलट दिया। विराट कोहली का कहना था, एज सुन एज द बॉल स्टार्ट रिवर्सिंग जसप्रीत बुमराह सेड गिव मी द बॉल, ही शॉट दैट स्पेल एंड swung द गेम इन आवर फेवर विद दोज 2 ह्यूज विकेट। बड़ा प्लेयर वही होता है जब मैच की सिचुएशन को देख के खेलता है। विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह के स्पेल छोटे कराए, उनको बचा के रखा थकान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैच वो खेलते हुए आए और बॉलिंग भी इंडिया की तरफ से ज़्यादा उन्होंने की है। 4 ओवर का स्पेल दे के अपने बॉलर को फ्रेश रखना, और जब बॉलर को लगा हाँ मैं फ्रेश हूँ और मैं अब कर सकता हूँ, तो बड़े मैच का प्लेयर बड़े मैच में ही प्रूव करता है। और बुमराह को जितनी तारीफ, जब भी तो उनका नाम बुम बुम है, ऐसी आग उगलती और करें जो उन्होंने मारी हैं, वाह। शेन वॉर्न का एक और बात कहना है, वी शुड से थैंक यू विराट, ही मेड प्राइड ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। विराट कोहली ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को हमेशा उस लेवल पे बोला है उन्होंने बार बार कि जो टेस्ट क्रिकेट है, मैं हमेशा टेस्ट क्रिकेट से प्यार करता हूं, और उनका जो प्यार और जो डेडिकेशन है टेस्ट वो दिखती है फील्ड पे यार। इंडिया इज़ द पावर हाउस ऑफ क्रिकेट। अब अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को तो हराया नहीं, पावर हाउस कैसे हो गया। आप न्यूजीलैंड को बोलो ना इंडिया में हराए, अगर इतनी बड़ी टीम है तो। अपने घर में तो भैया सॉरी फॉर माय वर्ड, इंडिया अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है भाई। आप न्यूजीलैंड को बोलो इंडिया में जाके हराए, जब माने आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हो। इसके अलावा द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट विराट कोहली हु लव टेस्ट। जी बिल्कुल, विराट कोहली तो टेस्ट से प्यार करते ही हैं। अब जो रूट साहब का क्या कहना है, जो रूट साहब कहते हैं यू लुक एट द स्पेल बाय बुमराह। सर चर्चा ही एक स्पेल की है, गेम वहीं से पलट दिया। ही रिकॉग्नाइज्ड अ की मोमेंट इन द गेम एंड टर्न इट ऑन इट्स हेड दिस आफ्टरनून, इंग्लैंड शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रूथलेस बुमराह। मेरे भाई जो रूट साहब, आपकी टीम में वो रूथलेस बॉलर है कौन? एक जेम्स एंडरसन है, आपने उनसे इतने ओवर डलवा दिए, अब मुझे तो खुद चिंता कि अगले मैच वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। ऊपर से वेदर प्रेडिक्शन इतनी गंदी है, ओवरटर्न के तो हाथ में लग गई। अब आप क्या चाहते हैं कि आप ये जो आपके बॉलर हैं रॉबिन्सन, वो आपको 140-45 की स्पीड से वो बॉलिंग करके दिखा सकते हैं? नहीं भाई साहब, उनकी हाइट से वो बॉल आएगी ही नहीं। आप सोच रहे इतनी हाइट से यॉर्कर मारना, सर वो बैट के नीचे बॉल आएंगी, बहुत पिटेगा वो। रूथलेस ऐसे नहीं हो जाता। अगर आप रूथलेस हो सकते थे ना, तो आप सेकंड इनिंग में इंडिया को जल्दी आउट करते, तब आप रूथलेस नजर आते। 99 रन की लीड लेने के बाद आपने 368 करा दिया। भाई साहब थोड़ा सोच के बोले क्या कह रहे हैं। कोहली साहब क्या कहते हैं विन जीतने के बाद, द बेस्ट थिंग अबाउट बोथ गेम हैज बीन करेक्टर टीम हैज शोड वी आर नॉट लुकिंग टू सर्वाइव, वी आर हियर टू विन। जी हाँ, ये है आपकी टीम का कप्तान जो लड़ने मरने को तैयार है ग्राउंड के अंदर, और आप कहते हैं एरोगेंट है। सर ये जो बिलीफ है ना इस टीम के अंदर, वो विराट कोहली की देन है, और जो फास्ट बॉलर हैं वो भी आपकी विराट कोहली की देन है, ये याद रखिएगा।
शार्दुल ठाकुर का कहना है, इट फील ग्रेट द डे आई गॉट नो आई एम प्लेइंग द गेम आई प्लान टू क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन दिस गेम एंड क्रिएट सच एन इम्पैक्ट दैट आई हैव टू मेक यूजफुल एंड विनिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द टीम। देखिए आप लॉर्ड्स में आपने उन्हें खिलाया और आपने ओवल में खिलाया और आप उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, विकेट के साथ, बैट के साथ, ही मतलब एक बड़े ऑलराउंडर की तरफ उन्होंने पैर रख दिए चलने के लिए। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। कप्तान जब आपको सपोर्ट करता है, मैच जीतने में सबसे पहले गले लगाता है, तो जब आप प्लेयरों के कंधों पे हाथ रखेंगे, उनको पैट ऑफ द बैक करेंगे, तो आप जीतेंगे और आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे। फ्रॉम 1990 to 2017 इंडिया हैड ओनली 8 विक्ट्रीज इन सेना कंट्रीज। जी हाँ, 90 से लेके 2017 तक उन सेना कंट्रीज में 8 विक्ट्री थी इंडिया की। एंड नाउ इंडिया ऑलरेडी हैव 8 विक्ट्रीज इन सेना इन जस्ट 3 ईयर फ्रॉम 2018 to till now. That's the change Virat Kohli has brought into this team and the great test captain India has ever got. आंकड़े देखे, वर्ल्ड में 5 बेस्ट कैप्टन रहे हैं। क्लाइव लॉयड जो वेस्ट इंडीज के लेजेंड है, स्टीव वॉक ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, ग्रैम स्मिथ साउथ अफ्रीका और विराट कोहली। इनकी लीग में आके उन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया है। 3 मैच जीतते ही स्टीव वॉक का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे, सबसे ज़्यादा ऐसा कैप्टन मैच जीतने वाले। 10 मैच यहाँ से जीत गए तो फिर रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड टूट जाएगा, उसके बाद स्मिथ रह जाएंगे। सर आप ऐसे कैप्टन की बुराई करते हैं, अपने कैप्टन को लेट डाउन करते हैं। सर जिगरा है उस कप्तान के अंदर, उसको लड़ना आता है, तभी आप टॉप में हैं इतने साल से। और एक मैच हारने से या एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने से आप किसी टीम को नीचा नहीं दिखा सकते, आप टीम का लेवल नहीं चेक कर सकते। आज आप कहते हैं इंडिया के पास विराट कोहली की अंडर इन हिज कैप उनके पास कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया है? आपको आईसीसी का कोई भी, अगर आपके पास कोई भी अवार्ड नहीं है तो आप विराट कोहली को जीरो कैप्टन बता देंगे, जीरो प्लेयर बता देंगे? भाई 23,000 रन है वर्ल्ड क्रिकेट में। लोगों को, बस क्या मैं बोलूं, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लोगों के कैरियर नहीं खते इतने जितने उसकी, इतने लोगों के दिनों के कैरियर नहीं थे, सेंचुरी है उसकी। ओ भाई थोड़ा सोच के बोले उसके बारे में, सपोर्ट करें। अब तो जीत गए, अब तो कर लो भाई। और भाई न्यूजीलैंड वाली बात फिर बोल रहा हूं, न्यूजीलैंड को बोलो इंडिया को इंडिया में हराए, फिर बात करेंगे। और अब पता चल जाएगा न्यूजीलैंड को, इस बार उनके सारे टेस्ट होम सोइल पे नहीं, एशियन कंट्रीज में और बाहर हैं, पता चल जाएगा कितनी बड़ी टीम है। और पिछली बार उनके जो मैच हुए थे वो देख लो, इस बार मैच हुए तो देख लो। और इस बार वो पॉइंट सिस्टम नहीं है, पर मैच सिस्टम है। और इंडिया तब भी टॉप पे खत्म किया था, आज भी टॉप पे खड़ी है। स्टैट उठा के देख लें वर्ल्ड चैंपियनशिप के दोनों सर्कल के कि कौन सी टीम टॉप में है। और एक सीरीज इंडिया को मिल जाती ना तो आपको पता चल जाता कि चैंपियनशिप कैसे जीती जाती है। आप कंडीशंस तो दें इंडिया को इंडियन जैसी। आपने इंग्लैंड में मैच करा दिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कंडीशन तो सेम है। आपको पता था बारिश होनी है, आपने फिर भी मैच करा दिया। आप चाहते नहीं थे इंडिया जीते, आप ये सीरीज साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं कराई आपने? भाई न्यूट्रल वेन्यू था ना, आप न्यूट्रल वेन्यू में आप इंग्लैंड को ही क्यों रखना है? क्या जरूरत है? मैं नहीं कहता एशियन कंट्री रखो, अरे आप साउथ अफ्रीका रख सकते थे, ऑस्ट्रेलिया रख सकते थे। आपने जानबूझ के इंग्लैंड चूज किया क्योंकि वेदर ऐसा होता है, बॉल ड्यूक का स्विंग करता है। आपको पता था अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो कूकाबुरा बॉल यूज होती, आपको पता था अफ्रीका में होती तो कूकाबुरा होती। तो सर हमें सब पता है कि आपने क्या गेम खेला है, तो कृपया करके अपने गेम को अपनी पोटली में रखें और आगे मैचेस आ रहे हैं उनमें देखें। अभी न्यूजीलैंड को बहुत लंबा सफर तय करना है। मैं न्यूजीलैंड की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं कि इंडिया ने जीत के क्या तोप कर लिया। है कोई और एशियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दे? नाम ले दें। ओ भाई थोड़ा सोच के बोला करें, ऐसे ही हवा में तीर ना मार दें। पहले गेम को परखो, बात को तोलो, फिर बोलो। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। पहली बार
40+ की गई है। सो अभी टाइम आ गया है आज की वीडियो को यहीं एंड करने का। इंडिया का जाते जाते बता दो, इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस होगा, उस पर भी मैं एक वीडियो करूंगा, पर्सनली एक वीडियो करूंगा, और पूरी और बाबर आजम ने क्या कहा था और उनकी स्क्वाड को मैं एक मिला के एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ये भी एक अच्छी वीडियो हो सकती है और लोगों ने ऐसा किया भी नहीं होगा। सो मैं आपके लिए कुछ न्यू लेके आऊंगा और मैं काम भी कर रहा हूं कि अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगली वीडियो तक मिलने से पहले एक बार फिर आप सबका शुक्रिया मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो व्यूज़ करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे बूस्ट मिलेगा आप लोगों के सामने अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो लाने का। सो गाइज, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो तक। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।